कानून के अंदर उन्होंने भी अपने एक डिप्टी चीफ विप अपॉइंट किए जो श्री केवल सिंह पठानिया जी हैं। इस कानून को हिमाचल के 4 लॉयर्स ने जो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस कानून को और इस अपॉइंटमेंट को चुना दिया। अब चूंकि श्री केवल सिंह पठानिया जी को अब अपॉइंट किया गया है डिप्टी चीफ विप, तो उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी कि चूंकि अब पुराने लोग जा चुके हैं और ये नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो इस नई अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने के लिए उनको पार्टी बनाने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की गई है कोर्ट में, और कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए नोटिस इशू किए हैं श्री केवल सिंह पठानिया सरकार ने के ऊपर 41,000 करोड़ रुपए का लोन का बोझ था। 6 सालों में वो जो लोन का बोझ जो स्टेट के ऊपर है वो 90,000 करोड़ के आसपास है। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश असिंगटा। चीफ विप और डिप्टी चीफ विप के पदों को भी चुनौती दी गई। हालांकि ये चुनौती कुछ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट के माध्यम से प्रदेश हाईकोर्ट में पूर्व भाजपा सरकार के समय दी गई थी, लेकिन अब इसमें नई डेवलपमेंट हुई है। मौजूदा सरकार ने भी डिप्टी चीफ विप नियुक्त किए हैं। ये नियुक्ति पिछले साल ये हुई थी, मार्च महीने में हुई थी। अब इसमें नोटिस जारी किए गए हैं। केवल सिंह पठानिया जो डिप्टी चीफ विप है, उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती है, उनको नोटिस जारी किएगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जिन्होंने ये रिट पिटीशन जारी कर रखी है, रिट पिटीशन दायर कर रखी है, हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट रजनीश मनिकटाला साहब। मनिकटाला साहब, ये रिट पिटीशन हुई है, हालांकि ये पूर्व सरकार के समय में हुई थी, तो आप पहले ये बताओ कि ये रिट पिटीशन ये कब हुई थी, किन परिस्थितियों में हुई थी, और पहले क्या हाईकोर्ट में इसमें कितनी बारी सुनवाई हुई, और अब इसमें ताज़ा डेवलपमेंट क्या है? देखिए साहब, ये ऐसा है कि 2018 में जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक कानून लेकर आई। उस कानून के मुताबिक जो मेजॉरिटी पार्टी है उस समय में, किसी भी समय में, वो मेजॉरिटी पार्टी अपना एक चीफ विप या डिप्टी चीफ विप अपॉइंट करेगी। और ये इसमें एक हैरानी वाली बात ये है कि मेजॉरिटी पार्टी जो है वो एक आदमी को चुनेगी या 2 आदमियों को चुनेगी जो कि चीफ विप या डिप्टी चीफ विप कहलाएंगे। अब जो ये चीफ विप और डिप्टी चीफ विप हैं, इनको सारी फैसिलिटीज, जिसमें सैलरी है, जिसमें रेजिडेंस है, और जो और भी तरह की जो फैसिलिटीज दी जाती हैं कैबिनेट मिनिस्टर को, वो फैसिलिटीज सब चीफ विप या डिप्टी चीफ विप को इस कानून के अंतर्गत दी जाती हैं। 2018 में इस कानून के अंडर सरकार ने चीफ विप अपॉइंट किए थे श्री नरेंद्र बरागटा जी, और उनकी अपॉइंटमेंट को इस पिटीशन के द्वारा चैलेंज किया गया था, और साथ में ही इस कानून को भी चैलेंज किया गया था। जब पिटीशन फाइल होने के बाद अभी तक इसमें तकरीबन कोई 10 या 11 हियरिंग्स हो चुकी हुई हैं। इन द मीन टाइम जो गवर्नमेंट थी वो स्टेट में बदल गई। पहले इसमें कांग्रेस गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, और उसके बाद अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी मेजॉरिटी पार्टी होते हुए इस कानून के अंदर उन्होंने भी अपने एक डिप्टी चीफ विप अपॉइंट किए जो श्री केवल सिंह पठानिया जी हैं। इस कानून को हिमाचल के 4 लॉयर्स ने जो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस कानून को और इस अपॉइंटमेंट को चुनौती दी थी। अब चूंकि श्री केवल सिंह पठानिया जी को अब अपॉइंट किया गया है डिप्टी चीफ विप, तो उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर एक एप्लीकेशन फाइल की गई थी कि चूंकि अब पुराने लोग जा चुके हैं और ये नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो इस नई अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने के लिए उनको पार्टी बनाने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की गई है कोर्ट में, और कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को कंसीडर करते हुए
नोटिस इशू किए हैं श्री केवल सिंह पठानिया जी को। ये कौन सी अदालत में ये मामला लगा हुआ था और ये नोटिस में क्या कहा गया? जो नोटिस जारी हुए हैं उसमें कानूनी तरीके से क्या कहा गया उसमें? कोर्ट ने इस एप्लीकेशन का मतलब ये है कि उनको इस केस में पार्टी बनाया जाए। चूंकि उनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया है, इसलिए उनको सुने बिना कोई फैसला नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उनको पार्टी बनाया गया है। और ये साथ में पार्टी बनाने के बाद ये उसमें कहा जाएगा कि इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो गलत है और इसको क्वैश की जाए। इसको रद्द किया जाए, इस अपॉइंटमेंट को रद्द किया जाए। क्या ये मामला लगभग वैसा ही नहीं है जैसे मुख्य संसदीय सचिवों को सबसे पहले वो आपने चुनौती कोर्ट में दी थी जी। और उसमें कोर्ट ने भी जो आपने कहा था वो बिल्कुल कोर्ट ने भी यही कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर संवैधानिक है और उसमें कोर्ट ने नियुक्तियों को निरस्त कर दिया था। वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जी। उसकी भी वो मामला कहाँ तक पहुंचा है और उसमें दोनों में कितनी इसमें सिमिलरिटीज है दोनों में? जी। ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की जो अपॉइंटमेंट जो कोर्ट ने क्वैश की थी, वो अपॉइंटमेंट के साथ साथ कोर्ट ने उस कानून को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। और ये जो डेप्टी चीफ विप वाली जो कानून है और जो ये अपॉइंटमेंट्स हैं, ये दोनों अपॉइंटमेंट्स बिल्कुल आपस में मिलती जुलती हैं। कानून को चैलेंज करने के लिए ग्राउंड्स बिल्कुल एक जैसे हैं। इस पिटीशन में भी सीपीएस की पिटीशन में भी कोर्ट ने ये कहा था कि जो हमारी विधानसभा है, विधानसभा के पास कोई पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस विधानसभा को कोई पावर नहीं दी है इस ऐसा कानून बनाने के लिए और ऐसी अपॉइंटमेंट्स को करने के लिए। इसी तरीके से इस केस में भी हमारा यही कहना है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो ऐसा कानून बनाएं और कॉन्सिक्वेंटली ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसमें आपके पास ये इससे जुड़े सवाल बाद में इसमें आते हैं, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि अभी मुख्य संसदीय सचिव अब हिमाचल प्रदेश में नहीं है, लेकिन ये मामला क्योंकि आपने इसको चुनौती दी थी, आपके रिट पर फैसला बाद में आया था, दो अलग अलग फैसले इसमें आए थे, तो इस वक्त उसकी डेवलपमेंट क्या है, किस स्टेज पे वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है? देखिए वो मामला जो था वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। चूंकि कोर्ट ने उन अपॉइंटमेंट्स को क्वैश कर दिया था, तो स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो सुप्रीम कोर्ट गई। कुछ इंडिविजुअल जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज थे वो भी सुप्रीम कोर्ट में गए, पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। तो कंसीक्वेंटली ये हो गया कि वो मैटर तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो स्टे नहीं की गई है और उस कारण से वो ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं, इनकी जो डिक्लेरेशन कोर्ट ने हाई कोर्ट ने दी थी कि ये इलीगल हैं, वो ऑब्जर्वेशंस स्टैंड करती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर पेंडिंग है वो इट विल टेक इट्स ओन टाइम। उसकी कब बारी आएगी सुनने की, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा आपने सकता। क्या उसमें आपने ये भी चुनौती दी थी उसमें कि इनकी सदस्यता विधानसभा की वो रद्द की जाए, उसमें क्या अभी भी तलवार वो लटकी हुई है क्या उनकी सदस्यता पर? क्योंकि सवाल जब इनकी सीपीएस पद से ही हटाए गए, कोर्ट नहीं हटाए, लेकिन अभी वो सदस्य बने हुए हैं। ऐसा था कि उन पिटीशंस में ये इशू इन्वॉल्व नहीं था कि क्या वो डिस्क्वालीफाई होंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अपॉइंट होने के बावजूद। तो ये वाला जो इशू था वो उन पिटीशंस में इन्वॉल्व नहीं था और ना ही उसके ऊपर कोई कोर्ट ने फाइंडिंग दी थी। तो उन पिटीशंस में सिर्फ जो फाइंडिंग्स थी वो ये कि इनकी अपॉइंटमेंट इलीगल है और वो कानून जो था जिसमें उनको अपॉइंट किया गया था वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन हाईकोर्ट ने तो उस पर भी कुछ तल्ख टिप्पणी की थी। नहीं, इसमें कोई ऑर्डर में ऐसी कोई भी या जजमेंट में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं है कोर्ट की। अब इसी मुद्दे पे आते हैं जो आपका ये रिट है, ये आपको क्या लगता है ये कब तक इसका निपटारा, हालांकि हाईकोर्ट पे निर्भर है, आपने इसमें क्या दलील दी है कि इनको कब तक इसका जल्द जल्द निपटारा किया जाए और ये भी क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल पद है? देखिए साहब, बात ये है कि जिस समय में ये पिटीशन फाइल की गई थी उस समय में हिमाचल सरकार
ने के ऊपर 41,000 करोड़ रुपए का लोन का बोझ था। अब हम उसके आप मान लीजिए कि अब हम उसके बाद 6 साल गुजर चुके हैं। 6 सालों में वो जो लोन का बोझ जो स्टेट के ऊपर है वो 90,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। जब तक सरकार कोई ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं अपनाती तब तक तो ये लोन हमेशा बढ़ता ही रहेगा। पर हमें ये लगता है कि इसका सरकार के ऊपर कोई कंसर्न नहीं है कि फाइनेंशियल कंडीशन स्टेट की कैसी है कैसी नहीं है। इट इज नन ऑफ द कंसर्न ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये हम जैसे लोगों का या जो आम जनता है ये उसका कंसर्न है कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऐसी पोस्ट क्रिएट करके और पॉलिटिकल बैलेंस बनाने के लिए जो ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उस एक्सपेंडिचर पर रोक लगनी चाहिए। उसमें तो कैबिनेट रैंक कई नेताओं को दे दिए जाते हैं, जी सरकार चाहे किसी भी के सत्ताधारी दल हो, तो वो भी क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? देखिए, बात यह है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सारा सिस्टम एक बनाया हुआ है जिसमें हाँ डिफाइन किया है, जिसमें लेजिस्लेचर है, जिसमें एग्जीक्यूटिव है और जिसमें जुडिशरी है। देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर अमंग ऑल दीज थ्री पिलर्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी। अब इसमें क्या है कि जहां तक लेजिस्लेचर का सवाल है, इसमें एक मिनिस्टर्स की जो परसेंटेज है वो फिक्स की गई है, जो 15% से ज्यादा ऊपर नहीं हो सकती। और उन मिनिस्टर्स में से कुछ पर कैबिनेट रैंक किया जाता है जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। अब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको तो आप कैबिनेट रैंक या कैबिनेट रैंक की जो फैसिलिटीज हैं वो देना उचित है, पर क्या आप वो सारी फैसिलिटीज उन लोगों के ऊपर उन लोगों को भी दे रहे हो जो जिनमें से बहुत सारे लोग मिनिस्टर्स भी नहीं हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या एमएलएस भी नहीं हैं? आप वो कैबिनेट रैंक उन सबको दे रहे हो जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल भी ये एनवाइसेज नहीं करती। तो इसका मतलब तो यही है कि आप ये सब कुछ पॉलिटिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, या फिर आप अपने लोगों को वो सारे बेनिफिट्स देने के लिए उनको कैबिनेट रैंक दे रहे हैं, बट एट हुज कॉस्ट। जी जी, एक इसमें थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे। एक ने तो एक माननीय ने तो हमने कल ही देख रहे थे, गवर्नर हाउस के बिल्कुल बगल में दीवारों में चस्पा कर रखा है विद कैबिनेट रैंक। वो एमएलए जरूर है, लेकिन क्या ऐसे उनको लिखने की हर जगह वो कहते हैं कि कैबिनेट रैंक, कैबिनेट तो मंत्री नहीं है लेकिन हर जगह कैबिनेट रैंक। देखिए साहब, ये जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहीं पर कोई पोस्टर लगाए हैं, ये मैंने भी एक बार ऐसी ही चीज देखी। एक कोई चेयरमैन या कोई वाइस चेयरमैन थे किसी बोर्ड के, उन्होंने अपनी कार के ऊपर जो फ्लैग लगाया हुआ था कि वाइस चेयरमैन ऑफ सो एंड सो बोर्ड विद कैबिनेट रैंक। तो अब ये एक दिखाना एक चीज है, पर उससे पहले इलीगली अपॉइंट करना जो है वो एक अलग चीज है। तो ये दोनों ही चीजें गलत हैं। पहले तो ये है कि ऐसी स्टेटस सिंबल हो गया, स्टेटस सिंबल बना दिया गया है। अनफॉर्चुनेट है हमारी अपनी सोसाइटी के लिए। और जो लोगों का पैसा जो जहां पर खर्च होना चाहिए वो वहां नहीं खर्च होते हुए, वो सिर्फ अपने लोगों को, सरकारें जो हैं वो अपने फॉलोअर्स को, हाँ अपने समर्थकों को वो सब ये बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए ऐसे ऐसे सारे काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो ये रुकना चाहिए और इसको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। अब अंतिम सवाल लेते हैं कि प्रदेश हाई कोर्ट पर, क्योंकि सबको एक भरोसा रहता है जुडिशियरी पर, लेकिन कई बार हमने देखा कुछ मामलों में बहुत देरी। आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कर्ज तब 41,000 करोड़ था, जो दुगने से भी ज़्यादा हो गया 6 साल में, लेकिन अभी तक एक सरकार चली भी गई, कोर्ट का डिसीजन नहीं आया। तो क्या माने कि ये क्या अर्ली हियरिंग का भी इसमें प्रोविजन है कि जल्दी से जल्दी फैसला कोई आ जाए? देखें, अब हमारी कोशिश तो यही है कि और जो पिटिशनर्स हैं, जिन लोगों ने ये केसेस फाइल किए हैं,
उन लोगों का भी इंटरेस्ट ये है कि जो हमने कोर्ट में पिटीशन दायर की है उसका फैसला जल्दी से जल्दी आए। तो अभी जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस उन्होंने इम्पार्ट की हैं, तो उनका कहना ये है कि इसमें एक कोर्ट में अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन फाइल की जाए, कोर्ट को रिक्वेस्ट किया जाए कि जी ये इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं और जो प्रदेश के फाइनेंस के साथ भी एसोसिएटेड हैं और जब फाइनेंशियल कंडीशन हमारे स्टेट की अच्छी नहीं है, तो ये सब देखते हुए ऐसे इन पिटीशंस को एक अर्जेंट अर्जेंट पिटीशंस मानते हुए इनको सुना जाए। क्योंकि 2.5 साल इस सरकार का भी हो गया, मैं सवाल इससे भी पूछ रहा हूँ, 2.5 जी साल हो गया। जी अगर ये जल्दी इसका कोई फैसला नहीं होता या निपटारा नहीं होता है रिट का, तो फिर ये जैसे पिछली सरकार है वो फैसला नहीं हुआ, तो जी ये सरकार भी का टेन्योर भी पूरा हो जाएगा, फिर उसके क्या मायने? अगर वो 2 सरकारों का टेन्योर चला गया तो फिर चुनौती देके क्या फायदा? हाँ, ये आपकी बात ठीक है। ऐसा हो भी सकता है कि अगली सरकार जब आए उसके समय में इसका फैसला हो। जिस स्पीड से अभी मैट केसेस चल रहे हैं, पर फिर भी हम लोग कोर्ट को रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि इस केस को आप जल्दी सुन लीजिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये वो सीनियर एडवोकेट है जिन्होंने सबसे पहले मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को भी चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने वो नियुक्तियां रद्द की। बड़ी बात है कि रद्द की, और अब इन्होंने पिछले गवर्नमेंट के समय में, जैसा हमने शुरू में कहा, इन्होंने चुनौती दी है चीफ व्हिप और डिप्टी चीफ व्हिप के जुड़े कानून को। हालांकि अभी चीफ व्हिप सरकार ने नियुक्त नहीं किए, लेकिन डिप्टी चीफ व्हिप को उन्होंने भी 1 वर्ष पहले नियुक्ति दी है। अब देखना ये होगा कि अब ये हाईकोर्ट में अब अगली डेट कब लगती है, या फिर वही तारीख पर तारीख। किंज भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।